नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की आहुति हो चुकी है और अब तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं लगातार। अब देखिए थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक आम चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 293 सीटें जाती हुई यहां पर दिख रही हैं। अभी तक के रुझान के मुताबिक आम चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एनडीए को कड़ी टक्कर लेकिन साथ ही साथ दे रहा है इंडिया गठबंधन, यानी कि इंडिया ब्लॉक ने कई जगह तो आपको बता दें बड़ा डेंट दिया है एनडीए को, बीजेपी को कई जगहों पर, कई स्टेट्स में। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो 233 सीट्स पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें नजर आ रही है। तो देखिए जश्न की तस्वीरें तो आ रही है, साथ ही साथ कई जगह से मिठाई भी बट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन हाँ, जो उम्मीद की जा रही थी, खुद बीजेपी और एनडीए ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि 2019 में जिस तरह से जश्न मनाया गया था उससे भी बड़ा जश्न इस बार मनाने की तैयारी थी। क्योंकि इस बार जब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो इस बार बीजेपी का नारा ये नहीं था और ये भी नहीं बता रहे थे कि वो जीतेंगे या नहीं। इस बार नारा था 400 प्लस का। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमित शाह ने जीतन राम मांझी से इस वक्त बात की है। तो आपको बता दें हम पार्टी के नेता हैं जीतन राम मांझी बिहार में, और उनसे बात की है, एनडीए की बैठक में आने का न्योता दिया है उन्होंने। तो कल दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, आपको बता दें। और हम पार्टी, बिहार में हम पार्टी है, उसके वो नेता हैं जीतन राम मांझी, और पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है। और इस बीच अब तक के रुझानों में जिस तरह से आपको हम बता दें कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 293 सीटों पर एनडीए जो है वो इस वक्त आगे है। अब मुश्किल से लगभग आखिरी दौर में सारी चीजें चल रही हैं, तो लगभग आप समझ लीजिए कि यही जो रुझान है ये नतीजों में आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की एक और इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जुट रहे हैं कार्यकर्ता। बड़ी खबर अब सामने आ रही है, बीजेपी दफ्तर में हलचल जो है वो बढ़ गई है। सुबह से पहले कार्यकर्ता सामने आ रहे थे, अब बड़े बड़े नेता जो हैं, प्रधानमंत्री शाम 7 बजे जाएंगे बीजेपी दफ्तर। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। इस बीच जो बड़ी खबर है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं नीतू के पास। नीतू, ये बताइए, हम जश्न की तैयारियां सुबह से दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ कई जगह जो है हमने देखा अलग अलग बीजेपी दफ्तरों में, वहां पर उतना ज्यादा दिख नहीं रहा था कार्यकर्ताओं का हलचल। या फिर दिल्ली की भी बात करें तो सुबह सुबह उतना ज्यादा हलचल दिख नहीं रही थी। लेकिन अब जो है तस्वीरें बिल्कुल से बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बहुमत के आंकड़े को तो टच कर ही लिया है, जादुई आंकड़े को, और बहुत आगे बढ़ते हुए अब तो एक तरह से सरकार बनाती हुई यहां पर बीजेपी दिख रही है एनडीए के साथ, अपने गठबंधन के साथ। तो ये बताइए कि तैयारियां अब किस चरम पर पहुंची हुई है, कार्यकर्ता कहां है, बीजेपी दफ्तर में किस तरह से बताया गया है कि किस तरह से शाम का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ जानकारी? श्वेता, देखिए हमने अपने दर्शकों को सुबह से ज्यादातर सारी तस्वीरें दिखाई है। पहले हमने नेशनल बीजेपी ऑफिस दिखाया, फिर दिल्ली बीजेपी, हम कांग्रेस में पहुंचे थे, वहां तो ढोल नगाड़ों के साथ जो रुझान आ रहे थे उसका स्वागत किया जा रहा था। मैं एक बार फिर से दिल्ली भाजपा कार्यालय में हूं, क्योंकि दिल्ली की अगर हम अभी बात करते हैं तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ अब कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं, ढोल नगाड़ों की तैयारी हो गई है, बाहर ढोल रखे हुए हैं, बस इंतजार है कि जो तो आप बात बताते जाइए, लेकिन साथ ही साथ कैमरामैन को बोले कि वो तस्वीरें दिखाता जाए, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, वहां पीछे तस्वीरें दिखाने को मैं जरूर कहूंगी। वहां ढोल बजना भी अब शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो 7 सांसद हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, वो पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ता भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है श्वेता दिल्ली में फिलहाल, इसलिए एक बड़ा पीसी रूम बनाया गया था और वहां पर बड़ी कार्यकर्ता है। संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी,
ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर से विजयी यहां पर साबित हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, उनको गोद में उठाकर जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। और फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जरा खुशी का माहौल देख लीजिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। मंडी से भी आपको बता दें कंगना रनौत जो है वो भी वहां से जीतती हुई वहां से नजर आई है। और यहां अनुराग ठाकुर ने जीत के बाद संबोधित किया और कहा कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश ने अपनी भूमिका निभाई है। चारों लोकसभा सीट जो है वो जीत करके बीजेपी के खाते में दे दी है। सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। धर्मेंद्र, सुबह से आप लगे हुए हैं, लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। सुबह से अब दोपहर का वक्त हो गया, धीरे धीरे अब दोपहर से शाम का वक्त होगा। लेकिन भाई ये बताइए कि बाकी जगहों से तो अबीर गुलाल लगाने की तस्वीरें आने लगी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप जहां पर है वहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, मैं जहां पर हूं यहां पर जरूर सन्नाटा है, लेकिन मुंबई में कुछ ऐसे भी कार्यालय हैं जहां पर अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, मिठाइयां बांटनी शुरू हो गई हैं। लेकिन वो कार्यालय एनसीपी का है, शरद पवार का है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है, क्योंकि कई कैंडिडेट उनकर जीत के आए हैं। मुंबई की जो 6 सीटें हैं उसमें से एक घोषित हो चुकी है, पीयूष गोयल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, दूसरे अनिल देसाई हैं साउथ मुंबई से, उद्धव ठाकरे की टीम से है। और भी जो 4 सीटें अभी लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं, जो काउंटिंग जारी है, उसमें भी उद्धव के जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। तो खुशी की लहर वहां पर है। शरद पवार जी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है और अभी जो खबर है, जानकारी है, उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे भी कुछ देर में शिवसेना भवन पहुंचने वाले हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। लेकिन यहां की जो तस्वीर है वो ये है कि जो उप मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनके घर में जो सरकारी बंगला है, महाराष्ट्र के ज्यादातर सारे ही नेता आ चुके हैं, मुंबई अध्यक्ष और बहुत सारे मिनिस्टर। भीतर मंथन चल रहा है और जो जानकारी आ रही है हमारे पास कि कुछ ही देर में यहां से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और किस तरह से खुशी ये लोग जाहिर करेंगे यहां पर देख पाना जरूरी है। लेकिन अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो मिठाइयां अभी भी वहां जो है रखी हुई हैं और जो ढोल ताशे बुलाए गए थे वो बजने शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन बात है, उसके पीछे की वजह हम समझ सकते हैं। देखिए वहां पर शिवसेना, इस बार तो पूरा मामला ही उलट गया ना। शिवसेना भी 2 धड़े में बढ़ गई, एनसीपी भी 2 धड़े में बढ़ गया। अब शिवसेना उद्धव गुट जो है उसने चूंकि अच्छा प्रदर्शन किया है तो जाहिर सी बात है उनके नेताओं की तरफ से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है मुंबई में। महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे। करने दीजिए, उनको कहना चाहिए मैं हार गया हूं। उनकी हार है, पूरी तरह से हार गए। जनता ने नकारा है। राम और बजरंग बली ने कहा है आपको बस हो गया, आप घर में बैठिए, झोला लेकर जाइए। यही संदेश है जनता का, जनादेश यही है, आप जाइए। और चलिए अब अमेठी की बात बता दें। अमेठी में जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेठी में भी कांटे की टक्कर हुई। यहाँ स्मृति ईरानी और केएल शर्मा थे, उनके सामने केएल शर्मा अब क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, आइए सुनते हैं। अच्छा हुआ यहाँ पे
जो गांधी परिवार का विश्वास था मेरे ऊपर, मैंने उसको पूरा किया और गांधी परिवार का बड़ा साथ रहा और यहाँ की जनता का साथ रहा, गठबंधन के लोगों का साथ रहा। ये सब जीत जो हुई है सबको मिलाते हुए यहाँ की जनता और गांधी परिवार की ताकत ने मेरे को जीता है। ये श्रेय हमेशा गांधी परिवार का ही रहेगा। ये उनकी धरती है, तो मतलब ये राजीव जी की धरती है, तो ये कभी किशोरीलाल शर्मा की धरती नहीं हो सकती। बिल्कुल, सीधे आपको अब लिए चलते हैं हम पटना से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी बताएं कौन है आपके साथ? चिराग पासवान हमारे साथ। हम लोग एक नए नाम, एक नए सिंबल के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी पर गठबंधन ने विश्वास करके 5 सीटें दी। 5 सीटें ना सिर्फ हम लोग लड़े बल्कि 5 सीटें हम लोग जीते। ऐसे में इसका श्रेय मैं पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को दूंगा। रोहित आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, वहां पर आपको हम बता दें, चिराग पासवान आप देख पा रहे होंगे, चिराग पासवान वहां पर हैं और जाहिर सी बात है वहां पर जीत के बाद की खुशी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त देखिए लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य, साथ ही साथ खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कवियत्री। खुशबू जी, देखिए माहौल जो है कहीं खुशी कहीं गम, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि इसी से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। और जब माहौल ऐसा हो, अब बाहर का मौसम अगर हम देखें तो सुबह तक बहुत तेज धूप थी और अब बादल छाए हुए हैं, तो जब एक दिन में मौसम एक जैसा नहीं रहता है तो फिर नतीजों का क्या कहा जा सकता है। ये तो जनता जनार्दन है, मैंने पहले कहा, ये सब जानती है। तब पंक्तियां कहती हूँ कि रंग भरी तस्वीर बदलती देखी है, रंग भरी तस्वीर बदलती देखी है, ख्वाबों की ताबीर बदलती देखी है, और नाज है जिनको अपनी किस्मत पर उनकी पल भर में तकदीर बदलती देखी है। क्या बात है, क्या बात तो ये बदलाव क्या है, किस तरीके से होगा, हिंदुस्तान के लिए ये बदलाव है। मैं हमेशा कहती हूँ बदलाव कैसा भी हो लेकिन देश आगे होना चाहिए। बिल्कुल, यही हम सब चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए बदलाव जैसा भी हो, देश सर्वप्रथम देश होना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी किसी भी तरह की राजनीति। जेपी सिंह जी, जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जो भी तमाम इसके पहले अनुमान लगाए गए थे उससे इंडिया गठबंधन को 231 तक पहुंच जाना, क्या कहता है आपका ज्योतिष गणित क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ आता है कि एक ही चीज का रुझान है कि यहाँ जो मैं सुबह भी आपसे कह रहा था कि शनि का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला, कि रूढ़िवादी सोच से लोगों ने ऊपर उठकर बात करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो जातीय पक्ष के साथ जो चीजें चली हैं और गठबंधनों के साथ में जो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ये देखें, अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं तो ये एक विपक्ष वो है जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़कर किसी व्यक्ति को सिर्फ हराने के लिए जुड़ा है। यहाँ देश को बढ़ाने की या उसकी बात नहीं है। तो इसमें अगर हम ग्रह स्थिति की अगर बात करें एक व्यक्ति विशेष की, तो अगर हम खाली बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए खासतौर पर अपनी ग्रह स्थिति सुदृढ़ है, मोदी जी की पत्रिका सुदृढ़ है। पर अगर आप एक चीज देखें, कई लोग मुझसे एक चीज पूछते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते वक्त कि साहब मैं इसमें कैसे लगाऊं, तो मैं ये पूछता हूं कि क्या आपके आगे कितने लोग हैं जो इस कार्य को संभाल रहे हैं। तो वैसे ही यहां स्थिति होती है, जब आप कई सारे लोगों के साथ गठबंधन करते हैं तो सभी के योग और सभी की गणनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, एक इकलौते की बात नहीं होती। अब यहां पर बीजेपी जो है अपने आप में एक इकलौते की बात हो रही है, तो वहां उनकी ग्रह स्थिति सुदृढ़ है, वह अपने तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बाकी जो गठबंधन उनको हराने के लिए लगे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि हाँ इनको विशेष तरह से पीछे करना है, तो उनका ग्रह बल भी तो सामने आएगा। तो निश्चित तौर पर ये हराने वाले परिणाम है। एक खास तौर पे हताशा जो देखने को मिलती है इससे कि हाँ आप कितना भी कुछ कहिए, कितना भी आप गठजोड़ बनाइए, कुछ भी करिए, यहाँ पर लोग अपनी मानसिकता से ही वोटिंग करते हैं। यहाँ पर किसी के पढ़ाए हुए ज्ञान दिए हुए पे नहीं चल रहे हैं। लोगों ने, सरकार ने बहुत कहा कि आप वोट डालिए, पर लोगों को पिकनिक मनाने से भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी मनानी होती है। तो वो उसका भी नतीजा हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही खास तौर पे एक और चीज कह दूं कि आने वाला समय निश्चित तौर पर इस चीज के परिणाम भुगतेगा, क्योंकि 2 सालों के अंदर आप देखें, ये जो आज वोटिंग कम कह लीजिए या परिणाम बदलते हुए देख लीजिए,
आने वाले 2 सालों में हमें इसके परिणाम देखने वाले को मिलेंगे, चाहे किसी की भी सरकार बनती हो। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर सरकार कमजोर होती है तो भार जनता पर ही आना है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और इसी बात की चिंता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये बात सही है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर वो मिल करके एकजुटता के साथ देश के लिए जब तक काम ना करे तो वो बेकार है, चाहे वो किसी की भी हो। शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। शिल्पी, इस वक्त आप वहां पर क्या कुछ देख रही हैं? क्योंकि देखिए नतीजे लगभग जो हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं अब ऐसे में। लेकिन हाँ, ये बात जो हम लगातार स्टूडियो में कर रहे थे कि मंशा क्या है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन बना भी है तो अल्टीमेटली सारे लोग आए हैं किसी एक को हराने के लिए, इस पर्पज से साथ आना या फिर देश आगे ले जाना है उस पर्पज से साथ आना। तो वो जो मंशा होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। नए नाम नए सिंबल के साथ हम लोग उतरे। बिहार की जनता का ये विश्वास, उसमें हमेशा खरा उतरूंगा, ये वादा करता हूँ। 400 पार का लेकिन जो टारगेट था चिराग वो पूरा नहीं हो रहा है। एनडीए की सरकार बनती दिख रही है लेकिन बीजेपी को भी उतना बहुमत नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एनडीए जब साथ में बैठेगा उसमें मंथन किया जाएगा। बट अभी ये खुशी की बात है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए की मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के साथ ही रहेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूँ, जब विपरीत परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। आज तो सरकार बनाने की बात है, मजबूती से सरकार बनाएंगे और 5 साल तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार पे डोरे डाल रहे हैं कि आ जाए तो डिप्टी पीएम और क्या क्या बना मेरे मुख्यमंत्री की एक अहम भूमिका रही है एनडीए के इस प्रदर्शन में। ऐसे में साथ में मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और 5 साल तक मजबूती से इस सरकार को मैं, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, तमाम एनडीए के घटक दल मिलकर इस सरकार को चलाएंगे। सब एकजुट है, सब एकजुट है, मजबूती। क्या बात है, मैं, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री सब मिलकर सरकार चलाएंगे। ये तो बिल्कुल, ये जो परिवार वाली इन्होंने बात की है ना, दिल जीत लिया है इन्होंने सबका। शिल्पी, अब यही चीज दरअसल हम देखना चाहते हैं उस नेतृत्व में भी, केंद्रीय नेतृत्व में भी, कि भाई वो नेतृत्व भी किसी भी हाल में कमजोर ना होने पाए। क्योंकि अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी भी हाल में कमजोर होता है किसी भी वजह से, तो फिर वो देश को कहीं ना कहीं वो भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए इस बात की चर्चा चुनाव के पहले से रही है कि अपने 3rd टर्म में क्या प्रधानमंत्री मोदी उतने ताकतवर होंगे या ब्रांड मोदी उतने ताकतवर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैसले अगर साहसिक होते हैं तो कई बार इन परिस्थितियों पर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, संख्या बहुत जरूरी है, लेकिन अभी नतीजे का दिन है, आज नतीजे का दिन है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबा है, उसमें नतीजे आए हैं या आ रहे हैं या रुझान आ रहे हैं, वो अपने आप में बीजेपी के लिए, बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही चिंतन और मंथन का विषय है। और मुझे लगता है कि इस पर चिंतन और मंथन शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि बीजेपी इस मामले में एक चुनाव के बाद तुरंत बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। आप देखिए जिस तरह से नतीजे आए हैं उसने एक बात साबित कर दी कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स थे, जो सिर्फ मोदी लहर के भरोसे थे, उन्होंने अपने दम पर कोई काम नहीं किया, या जिनको लेकर के नाराजगी क्षेत्र में थी उनके टिकट अगर रिपीट हुए हैं तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जो नोटा वाले, जो हम कह सकते हैं नोटा पर जिन्होंने बटन दबाया है, वो कहीं ना कहीं वो वोट होते हैं जो हम कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी को ही नुकसान देते हैं, यानी कि सांसद पर लोगों का, उनके क्षेत्र के भरोसा नहीं रहा। तीसरी बात यह है कि महिलाओं को, जो लाभार्थी वर्ग एक बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया था, एनडीए के लिए वोट किया था, उनको, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा जताया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जाति की राजनीति उसी तरह से चली थी। कहा जाता है बिहार और यूपी मंडल की प्रयोगशाला है, तो ऐसे में एक बार फिर से वो जो जातियों का वर्चस्व है चुनाव में, वो दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। और हम कह सकते हैं कि जातिगत पॉलिटिक्स चुनाव में भी हुई है। हाँ, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जिस पर पहले शुरुआत में लोगों ने उतना भरोसा नहीं जताया, अब इस बात को मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसकी बात लोगों को समझ में आई है, पीडीए की बात। और सबसे
बड़ी बात इस फैक्टर को भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से युवाओं में नाराजगी थी, चाहे पर्चा लीक होने के मामले पर, पेपर लीक होने के मामले पर या पेपर कैंसिल होने के मामले पर, और वो सीधे सीधे रोजगार और युवाओं से जुड़ा हुआ मामला था, उसको भी उस तरह से संभवतः एड्रेस विपक्षी दलों ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, गठबंधन ने उसकी बात उठाई, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं युवा वोटर एक तरफ हुए और उदासीन हुए वोटिंग करने से भी कुछ युवा। तो अपने आप में ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल करके कहीं ना कहीं जिन्होंने एनडीए का नुकसान किया। फिलहाल मंथन जारी है, क्योंकि रायबरेली अमेठी तो देखिए गढ़ है कांग्रेस का, और अमेठी में भले ही स्मृति ईरानी 2019 में जीती हो, लेकिन उनको कांग्रेस का गढ़ और परंपरागत सीट कहा जा सकता है। लेकिन अयोध्या जैसी जगह पर, अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका आगे होना और कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को जिस तरह चुनौती मिली है, जिस तरह से वो पीछे हैं, अपने आप में हम कह सकते हैं कि गंभीर एक बहुत बात है सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए, क्योंकि अयोध्या ही वो मुद्दा है जिसने कभी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। आज राम मंदिर लोकार्पण हो चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन 80 के दशक से कम ऐसी उम्मीद नहीं की गई होगी उत्तर प्रदेश से। धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, महायुति को तगड़ा झटका, यहां पर भी बहुत तोड़फोड़ देखने को मिला। यहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से खुद शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे गुट हो गए। हमने एनसीपी में भी देखा, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार का गुट हो गया। तो किस तरह से टुकड़े टुकड़े में महाराष्ट्र में भी कई गुट जो है उसको बांट दिया गया और उसके बाद जाकर के यहां पर एक चुनाव लड़ा गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं मराठी मानुष की जो वहां पर भावना है, जो वहां के लोगों में भावना है, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि कहां डेंट किसे पहुंचाया गया है और अपनों को किस तरह से अलग किया गया है। और कहीं ना कहीं उसी का एक तरह से कह लीजिए कि नतीजा जो है, हमें नतीजे के तौर पर वो देखने को मिल रहा है आंकड़ों में। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ मराठी मानुस की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो मुझे लगता है उत्तर भारतीय एक बड़े आंकड़े, बड़ी संख्या में आते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा जो कहीं ना कहीं एक जख्म बना है उत्तर भारतीयों के बीच। मई और जून का महीना है, शादियां बहुत होती हैं, लोग अपनी बहन बेटियों को गहने देना चाहते हैं, सोने की चीजें देना चाहते हैं। 1.5 साल पहले 30,000 रुपया मात्र 1 तोले सोने का रेट था, लेकिन आज 80,000 के आसपास पहुंच गया है। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिलों को छुई हैं और जिसका परिणाम अब हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। मराठी मानुस की बात करें, कई लोगों से हमने बातचीत करी, कोशिश करी जानने की कि भाई क्या वजह है कि किस तरीके से किसे इस बार आप वोट देंगे। असमंजस में थे वे भी, लेकिन फाइनली आखिरी में जाकर के ये तय उन्होंने कर ही लिया कि हमें जो है फिर एक होना है, जो काम करेगा उसे वोट देना है। और जिस तरीके से ये संख्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, ये देखते बन रहा है कि युवा वर्ग हो या फिर महंगाई की बात हो, मिला जुला करके बदलाव हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम पर और राम नाम पर ही राजनीति हो और वोट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जनता जनार्दन है, सब जानती है और शून्य से शिखर पर। और ये राजनीतिक पार्टियों को अब सोचना पड़ेगा। ये जनता ने मजबूर एक तरह से कर दिया है सोचने पर कि अब देखिए वक्त आ गया है, अब इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के नाम पर या किसी और के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़िए, ये जरूरी है। तो जीत गया भाई, जीत गया। लगभग तस्वीरें साफ होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सीधे चलते हैं नीतू झा के साथ, जो कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। नीतू, तस्वीरें दिखाइए, जश्न का माहौल। श्वेता, यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में भी लड्डू है, क्योंकि ये जो जीत का लड्डू है 551 किलो दिल्ली के सातों लोकसभा जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ बांटा जाएगा। और यहाँ पर लड्डू बांटना शुरू किया, मुझे तो आपने लड्डू खिला दिया। ये बताइए, कार्यकर्ता आज लड्डू बांट रहे हैं, जीत को लेके पहले से ही आश्वस्त थे। 551 किलो लड्डू बन रहे हैं। हमने 551 पूरी दिल्ली के लिए बनाए हैं, सातों लोकसभा के लिए। हमारे को अंदर से विश्वास था कि मोदी जी पूरी सरकार बनेगी। हमारे रगों में एक भाजपा का हिंदू राष्ट्र है। अच्छा ये बताइए, अब तो सातों के सातों सीटें भाजपा जीत चुकी है, कहाँ क्या जश्न होने वाला है, क्या पूरी दिल्ली में लड्डू बांटेंगे, पूरी सातों लोकसभाओं में लड्डू बांटेंगे। थोड़ी देर पहले आप लोग नाच भी रहे थे, जश्न मना रहे थे। एक बार फिर से जरा ढोल की धुन पर जिस तरह से नाच रहे थे,
आप जब सातों की 7 सीटें जीत गए हैं, 2014, 2019 और 24 फिर से रिपीट हुआ है, कितनी संतुष्टि है कि महीनों की मेहनत रंग लाई है? 100% संतुष्टि है। हर कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में सबको संतुष्टि है और सब खुश हैं। हर घर में खुशी मनाई जा रही है। दिवाली में तो मुंह मीठा तो होना चाहिए, लड्डू लेके बांट रहे, एक दूसरे का मुंह मीठा तो कर दीजिए। सबसे पहले एक दूसरे का भी तो मुंह मीठा करिए। आप लोगों की मेहनत मुंह तो मीठा कर रहे हैं। स्वागत कैसे करेंगे? मोदी जी के लिए मेरी 2 लाइनें गीत की हैं, शायर गीत करूं कि प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू है मोदी, तू ही भारत की रूह, भारत की रूह, प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। अच्छा, बाकी जगह के नतीजों का क्या दिल्ली पर असर पड़ रहा है या दिल्ली वाले खुश हैं? दिल्ली वाले को बहुत खुश है, बहुत पूरा असर पड़ रहा है। बीजेपी की बहुत खुशी है। देखिए श्वेता, यहाँ अभी धूप बजना शुरू हो गए हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, कार्यकर्ता नाच भी रहे। सबसे खास बात यह श्वेता, धूप खिली हुई है और बारिश भी हो रही है, यानी मौसम तो दिल्ली वालों पर मेहरबान है ही, साथ ही यहाँ पर दिल्ली भाजपा भाजपा के कैंडिडेट्स वो भी यहाँ पहुंचेंगे और फिर उनका भव्य स्वागत होगा। और इसी तरह से अब शाम तक जब आप यहाँ देखेंगी तो दिवाली और होली साथ मनाने की जो तैयारी और जो कहा गया था वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शाम तक क्या दिवाली और होली साथ मनाई जाने वाली? जी, दिवाली पहले बनाई जाएगी, होली बाद में बनाई जाएगी। पटाखे तो नहीं जला सकते, उसकी जगह कैसे होगा उत्सव? पटाखे भी हैं, अभी पटाखे भी नहीं जलाएंगे, शाम को जलाएंगे। और होली कैसे मनाएंगे? गुलाल, अबीर और पटाखे? गुलाल वगैरह सब गाड़ी में रखे हुए सब। तो बस अब देखिए श्वेता, सब निकलने वाला है यहाँ से। जश्न की तस्वीरें अब रुकने नहीं वाली है दिल्ली भाजपा कार्यालय में। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से नीतू तस्वीरें दिखा रही है, दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और ये हालांकि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। हर जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। ये टीएमसी के जाहिर सी बात है कार्यकर्ता है जो कि जश्न मना रहे हैं यहाँ पर और जीत के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए। चिराग पासवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हर जगह से जहां से उम्मीदवार जीते हैं, जहां के उनकी तस्वीरें आ रही हैं। खुशबू जी, इस जश्न के मौके पर कुछ 2 लाइन हो जाए? मैं जश्न के मौके पर बिल्कुल कहूंगी। और जब कार्यकर्ताओं का जोश अभी हमने देखा, नीतू जी दिखा रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मुझे बहुत पुराना सा वो शब्द याद आ गया जब कहा जा रहा था कि चौकीदार हूं मैं भी। तो मुझे उसी वक्त का एक मुक्तक भी याद आया और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के दिल में वो 4 लाइनें हमेशा चलती रहती हैं और उनका जोश और जुनून भी ऐसा रहता है जो अभी हमने तस्वीरों में देखा कि बचाए डूबती नैया को वो पतवार हूं मैं भी। देश को आगे ले जाने में जिनका योगदान है वो हमें भूलना नहीं चाहिए कि बचाए डूबती नैया को वो पतवार हूं मैं भी, निगहबानी करूं भारत की पहरेदार हूं मैं भी, न पीएम हूं न कोई खास न वीआईपी कोई, जो भारत को जगाएगा वो चौकीदार हूं मैं भी। क्या तो बात देश है, को जगाने का काम एक पीएम का नहीं, एक सीएम का नहीं, बल्कि जनता का भी होना चाहिए। और श्वेता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप भी बहुत लोगों को जगाने का काम करती हैं। धन्यवाद। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आपने जो बात रखी ना, वाकई जनता एक्चुअली जाग चुकी है। बिल्कुल, ये नतीजे जो आ रहे हैं वो उसी के संकेत हैं। जनता कह रही है कि हम जाग चुके हैं और आप कोई भी दाएं बाएं मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या हमें बरगला नहीं सकते हैं। भाई, हम बहुत ही सजग हैं, सचेत हैं और हमें जो चीज चाहिए उन मुद्दों पर आपको चुनाव लड़ना होगा, आपको काम करना होगा। आप काम करेंगे, हम आपको वोट देंगे। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। शिल्पी के पास चलते हैं। बिल्कुल, शिल्पी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है।
और चलिए, आपने शिवराज सिंह चौहान को सुन लिया। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। क्या लगता है, पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार है चिराग? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल सकूं ये उम्मीद रखता हूं। मेरी पार्टी के लिए भी ये बड़ी जीत है। जहां गठबंधन ने 5 सीटों पर हम लोगों पे भरोसा किया, 5 की 5 सीटें जीतने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। एक नए नाम नए सिंबल के साथ हम लोग रण क्षेत्र में हम लोग उतरे थे, पर जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, ये हम लोगों के उत्साह को बढ़ाता है। इकलौती पार्टी बिहार में 100% स्ट्राइक रेट, बड़ी बात है ये। जैसा मैंने कहा, एक नए नाम नए सिंबल के साथ हम लोग उतरे। बिहार की जनता का ये विश्वास, उसमें हमेशा खरा उतरूंगा, ये वादा करता हूँ। 400 पार का लेकिन जो टारगेट था चिराग, वो पूरा नहीं हो रहा है। एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन बीजेपी को भी उतना बहुमत नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एनडीए जब साथ में बैठेगा उसमें मंथन किया जाएगा, बट अभी ये खुशी की बात है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए की मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के साथ ही रहेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं चिराग। प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूँ, जब विपरीत परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। आज तो सरकार बनाने की बात है, मजबूती से सरकार बनाएंगे और 5 साल तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार पे डोरे डाल रहे हैं कि आ जाएं तो डिप्टी पीएम और क्या क्या बना मेरे मुख्यमंत्री की एक अहम भूमिका रही है एनडीए के इस प्रदर्शन में। ऐसे में साथ में मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और 5 साल तक मजबूती से इस सरकार को मैं, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, तमाम एनडीए के घटक दल मिलकर इस सरकार को चलाएंगे। सब एकजुट है, सब एकजुट है, मजबूत। तो चिराग पासवान को आपने सुना, सब एकजुट हैं और इसी वजह से एकजुटता के साथ सरकार बनाएंगे। शिल्पी, आप सुन ही रही होंगी चिराग पासवान को, वहां पर तो एकजुटता वो आपस में भी बनाए हुए हैं और वो आंकड़ों में भी दिख रहा है। लेकिन ये बताइए कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? और ये सवाल आप, हालांकि सुबह से कई बार मैं अलग अलग तरीके से आपसे पूछ चुकी हूं, लेकिन इतना बड़ा राज्य है और इतना बड़ा झटका है, जिस आंकड़े ने, जो आंकड़े वहां से आए हैं, इतना बड़ा उसने झटका दिया है कि आगे भी आपको इस पर ही जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के रणनीतिकारों को इसका जवाब तलाशना पड़ेगा। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मंथन शुरू भी हो गया होगा। इस वक्त मैं अपडेट देना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग में एक बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक उस कोर कमेटी की है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी शामिल हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। यानी अभी ये बैठक चल रही है जिस पर इस बात का मंथन किया जा रहा होगा। निश्चित रूप से कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जो सीटों पर जिस तरह से स्थिति बनी है, उसके बाद क्या या उसके वजह क्या है, तो ये बैठक शुरू हो गई है। हम भाजपा कार्यालय में यहां पर हैं क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने, बीजेपी ने उम्मीद की थी कि उनको बढ़त उत्तर प्रदेश से ही मिलेगी, वो इस बार नहीं मिल पाई। ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगातार प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर किया, लेकिन इस बीच कई ऐसे मुद्दे थे जो जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी था, जिसमें वो कैंडिडेट का मुद्दा था, जिन पर पहले ये बात आ रही थी कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हीं को रिपीट कर दिया गया। और वो इस भरोसे से रहे। हमने कई बार ग्राउंड रिपोर्ट्स करते समय देखा है कि वो मोदी लहर के या केंद्रीय योजनाओं के भरोसे ही रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। दूसरी जो समय समय पर आने वाली बातें हैं या विपक्ष के आरोप हैं, उनको उस तरह से संभवतः एड्रेस करने की जरूरत थी। अब उस पर मंथन हो रहा है निश्चित रूप से कि क्या उसमें किया जाए, क्योंकि आप देखिए सीट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी जो जानकारी मिल रही है, अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। अयोध्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बीजेपी को शून्य से शिखर पर अयोध्या मुद्दे नहीं पहुंचाए। ऐसे में अपने आप में बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए आप कह सकती हैं। दूसरा, जो केंद्रीय मंत्री थे, उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, चाहे मोहनलालगंज से कौशल किशोर हो या फिर साध्वी निरंजन ज्योति हो या फिर हम कह सकते हैं महेंद्र नाथ पांडे हो, अगर इनमें से कोई किसी मार्जिन से, जैसे और भी केंद्रीय मंत्री हैं, जीतते भी हैं, तो उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा जैसा केंद्रीय मंत्रियों का होना चाहिए। बिल्कुल, तो क्या और वही हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज हुई, जबकि दिल्ली में उन्होंने इतना सोच विचार के और सही निर्णय लिया, तब जाकर देखिए सातों के सातों सीट दिल्ली में लोगों को मिल गई है, बीजेपी को मिल गई है। अब इस बीच देखिए दिल्ली की चूंकि बात हुई है, तो मनोज तिवारी को फिर से
से दोहराया वहां पर गया था, उन पर विश्वास किया गया था, टिकट भी उनको मिला। हालांकि उनके ऑपोजिट जो है कन्हैया कुमार को उतारा गया था और कांग्रेस जो थी ये कह रही थी कि भैया इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन अब चूंकि मनोज तिवारी वहां से जीत चुके हैं, तो मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी जीत पर, आइए सुनते हैं। पूरे देश में हमारी एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। अभी उसमें भी बहुत सारी सीटें जुड़ेंगी। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद है। गाली देने वाले चढ़ गए, रिंकिया के पापा को हराने वाले हार गए। बेटी का पिता जीत रहा है, बेटियों का पिता जीतना भी चाहिए। क्या बात है। तो रिंकिया के पापा जो हैं वो यहां से फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं और जल्द ही नतीजों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे और वो भी देखने वाली बात होगी। और फिर से हम वहां पर आएंगे। एक बार फिर से चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, एक बार और जरा वहां पर इस वक्त क्या कुछ अब चल रहा है, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो दूसरा खेमा है एनसीपी खेमे में, तो आप बता रहे हैं कि वहां जश्न की तस्वीरें आ रही है और तमाम तरह की चीजें सुनने को देखने को मिल रही है। लेकिन जो दूसरा खेमा है वहां क्या पूरी तरह से उदासी है या थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है उनकी? क्या शिवसेना गुट जो है वो बीजेपी के साथ जा सकता है? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुबह से ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, उनके बंगले के सरकारी बंगले के बाहर मैं खड़ा हूं और मेरे तरह बहुत से पत्रकार यहां खड़े हैं। यहां आम कार्यकर्ताओं का आना बिल्कुल भी निषेध है। लेकिन दोपहर के बाद से महाराष्ट्र के जो दूसरे बड़े बड़े नेता हैं वो सभी एक के बाद एक भीतर की तरफ जा रहे हैं। घंटों से मंथन चल रहा है। एक छोटी सी भी खबर बाहर की तरफ नहीं आ रही है कि आखिर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, आखिर कब ये सारे नेता प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, जहां एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं सुबह से कि हमारे नेता आए, हम उनका सत्कार करें, मिठाइयां बांटें। पता नहीं भीतर क्या ऐसा मंथन चल रहा है कि बाहर अभी तक लीक होने नहीं दी जा रही बातें। लेकिन जो खबर है कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी जिसके जरिए ये बताने की, जिसके जरिए वो राज जो घंटों से यहां बनाया जा रहा है वो राज खुलेगा कुछ देर बाद ही कि भाई क्या मंथन हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुंबई में पूरी तरह से निराशा ही इनके हाथ आ रही है। कुल 6 सीट है जिसमें से 3 सीटों पर 1 सीट तो जीत चुके हैं, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए है। और जो आकलन मुंबई में देखा जा रहा है 3 इनके कब्जे में आएगी और 3 सीट जो है वो इंडिया महागठबंधन के कब्जे में आएंगी। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रदेश कार्यालय में उनके जो भी बड़े नेता हैं, जिसमें शरद पवार जी पहुंच ही गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ही ली है और अभी भी एक के बाद एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से इंडिया महागठबंधन की सरकार बन सके उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। चाणक्य के लिए जाना जाते हैं शरद पवार जी। इसी तरह के माहौल में एंड टाइम पर कूदते हैं और फिर अचानक से आप काफी देर से वहां पर है, जानने की थोड़ी और कोशिश कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा लोकेशन चेंज करिए तो जरा हम देखते हैं कि एनसीपी खेमे में क्या कुछ चल रहा है, वहां किस तरह से ढोल ताशे बज रहे हैं, वो भी आपके पास आएंगे, जानेंगे। जेपी सिंह जी, जरा ये बताइए कि इस वक्त जहां तक अगर कुंडली की बात करें तो अभी तो इस वक्त अगर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे तो हमें तो दोनों ही जानना जरूरी हो गया है कि फडणवीस जी की जो कुंडली है वो क्या कहती है और साथ ही साथ उधर शरद पवार जो गुट है उनकी कुंडलियां क्या कह रही है, तारे क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक अगर फडणवीस जी की बात करें तो यहां सबसे बड़ी बात है कि उनको बीजेपी से ही आकलन किया जाएगा और देशकाल परिस्थिति के आधार पर जो गणनाएं कहती हैं कि उनके फेवर में ज्यादा स्थितियां मजबूत हैं। जहां तक शरद परिवार की बात करें, पूरा शरद परिवार जो है वह कहीं ना कहीं आपस में ही एकता नहीं है और उसके बाद उनकी गृह स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अब जो गठजोड़ जो बन रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी एक को हराने के लिए 10 इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद में आपस में लड़ बैठें, वो बात अलग है। पर एक स्थिति ये है कि अगर आप इंडिविजुअल की बात करें और उसकी गृह स्थिति की बात करें तो वह अपने आप में तो सुदृढ़ है। चाहे आप कितने भी सत्यवादी हों, कितने भी बलशाली हों, पर अगर 10 लोग आपको घेर लें तो वहां कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी हो ही जाती है और वही स्थिति यहां देखने को मिल रही है। जो आंकड़न हम कल तक कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है और एक निराशा की स्थिति है सबके अंदर। कारण क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि जहां बहुमत की बात है वो सबको पता है कि किसको मिलना चाहिए था, पर अगर शेर को मिलकर 10 लोग घेर लें
तो निश्चित तौर पर शेर कहीं ना कहीं हार जाता है। तो यहां पर वो देखने को मिल रहा है। और गृह स्थिति, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि यहां पर जैसे आपने भी अभी कहा कि जनता जाग गई है, वह अब खास तौर पे ऐसे बहलावे में नहीं आने वाली कि आप कुछ भी कहेंगे और वो मान लेंगे। अगर आप ये देखें, अभी शिल्पी जी ने बात बहुत अच्छी कही कि यहां पर लोगों ने नोटा दबाया है। अब नोटा प्रेस करने का मतलब अपनी वोट को वेस्ट करना है, बहुमत न देने की मंशा है कि किसी तरह से हम इस वोट को खारिज कर दें, कहीं किसी के खाते में नहीं डाल रहे, हमें कोई पसंद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष है। ये खास तौर पे अगर आप यूपी की बात करें, जहां हम राम मंदिर की बात करते हैं, वहां की जनता कर रही है। तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि क्या स्थितियां हैं। मैं, अगर आपको ध्यान हो, आप उठा के चेक कर सकते हैं, मैंने जब सूर्य ग्रहण लास्ट हुआ था तभी ये कहा था कि राजनीतिक उठापटक का समय आ चुका है, बुरी तरह से यहाँ परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। पर वह इन संख्याओं में हमारे सम्मुख आएंगी, ये शायद हमें भी नहीं आकलन था। सुबह से तमाम तस्वीरें, तमाम आंकड़े आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अंदाज में गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है, बता रहा है। जैसे जैसे रुझान सामने आते गए हैं, हर स्टेट वाइज हमने आपको बताया। और फिलहाल अब 295 पर एनडीए आपको यहां पर दिख रहा है और 230 इंडिया गठबंधन। यहां पर अब मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की है चंद्रबाबू नायडू से, इधर अमित शाह ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। कल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। तो तमाम तरह की खबरें, शाम की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खुशबू जी कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक जरा सी हंसी की बात बीच में ये याद आ जाती है कि कभी हार कभी जीत जब चलती है, तो मैं जल्दी जल्दी से 3 मुक्तक अपने सुना देती हूँ जो मेरे मन के भी करीब है। और पहला मुक्तक कुछ इस तरह से है कि खबर यही है अब घट घट की। ये थोड़ा मैंने व्यंग में लिखने की कोशिश की है कि खबर यही है अब घट घट की, बात रही ना इफ एंड बट की, बता रहे हैं यही आंकड़े, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब ये किधर जाएगा रास्ता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलिए कुछ और बात, मैं बहुत देर से श्वेता जी उनको भी सुन रही थी, चिराग पासवान परिवार की बात कर रहे थे कि मोदी परिवार है, हम सब साथ हैं। तो परिवार की ताकत पर मुझे एक मुक्तक याद आता है, मैं वो सुनाती हूँ और उसके बाद भारत देश की बात करके विराम लूंगी। कहती क्या हूँ, सुनिएगा कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है। और परिवार की ताकत जब हिंदुस्तान की ताकत बनती है, तो मैं ये अंतिम 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं कि अमन शांति हर जानिब हो, धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करें, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो, क्या बात? सच्चा हिंदुस्तानी वो है। हम किसी भी दल से हों, हमारे मन में कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान हमारे मन में होना चाहिए, तिरंगा हमारे भीतर होना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान, इसकी सदा जय जय होगी। और इस तरह से पार्टियों का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन एक कवयित्री और देश की बेटी होने के नाते मेरा सभी से निवेदन यही है कि काम ऐसे करें जो भारत के हित में हो, भारत को आगे ले जाने के लिए। जय माता दी, भारत माता की जय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने खुशबू जी यहाँ पर कही। इसी बात पर जेपी जी आप जरा बताइए कि अब किस ओर भारतवर्ष बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? जो सितारे हैं गणना के हिसाब से क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष की वृषभ लगन की पत्रिका है और इस समय गोचर स्थिति में अगर आप देखें 4 मुख्य ग्रह वह वृषभ लगन में ही बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर देश अग्रसर तो होगा ही होगा और मेरी प्रभु से यही कामना है कि सरकार सुदृढ़ बने। कारण क्या है, जब भी सरकार कमजोर पड़ती है तो निश्चित तौर पर वहां जनता पर ही भार आता है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां अपनी मनमानी करती हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय निश्चित तौर पर कठिनाइयों का होगा, पर उसके साथ निश्चित तौर पर भारत अग्रसर होगा, निश्चित तौर पर भाग्य उन्नति करता रहेगा। क्योंकि यह जो ग्रह दिशाएं हैं, ये कहीं पर भी ये नहीं दर्शाती कि भारत का सिर नीचा होगा या भारत कहीं ना कहीं पीछे हटेगा। जैसे अभी खुशबू जी ने कहा कि भारतवर्ष आगे बढ़ना चाहिए, हार जीत होती रहती है।
मैं देश की सफलता के लिए, देश की सुख शांति के लिए यही कामना करूंगा ईश्वर से कि हाँ, जो भी सरकार बने वो सुदृढ़ बने और देश की भलाई के हित के लिए कार्य कर सके। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ वृषभ लगन की पत्रिका की जो मैं मुख्यतः बात आपसे कह रहा हूं, वहां सूर्य विद्यमान है, इस समय बृहस्पति विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर वह तरक्की की बात तो करता ही करता है, वह देश का नाम रोशन करने की बात भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है और वहां प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहां पर बीजेडी की सरकार चल रही थी, उससे वहां की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहां की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया। लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिसपे उन्होंने कहा कि भाई इस बार जो है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो इतने कम कैसे, कहा 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो झूठ, जो भ्रम का जाल फैलाया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इसकी वजह से शायद ऐसा होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार सुबह से हम मंथन कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स जो कि थ्रू आउट पूरे चुनाव के दौरान ग्राउंड में रहे हैं और जो बातें उन्होंने बताई हैं और जितनी बातें हमने समझी, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन राजनीतिक पार्टियों को भी समझना होगा, सोचना होगा, मंथन करना होगा कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वाकई उन मुद्दों पर आप काम करिए। आप काम करेंगे, लोग वोट आपको जरूर देंगे। हवाई बातें बहुत हो गई, जनता जागृत है, जाग चुकी है, इसीलिए इस हिसाब से आपको काम करना होगा। चलिए, ये हमारी विशेष कवरेज यहां पर इस वक्त यहां पर हम रुकते हैं, लेकिन हमारी लगातार इन आंकड़ों से जुड़ी हुई लेटेस्ट आंकड़ों, जैसे जैसे रिजल्ट जो है वो फाइनल की तरफ बढ़ते जाएंगे, आंकड़े आते जाएंगे, वो लगातार आपको हम बिल्कुल अलग अंदाज में गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे।